Hello, dear students. Welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, यानी कक्षा 10 विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जिन पॉइंट्स को कवर अप करते हुए आ रहे हैं उनको हम रखेंगे कंटिन्यू। और हमने एक बहुत ही नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम लोग समझ रहे हैं कि कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड किस प्रकार से बनता है हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको देखा। एंड आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इससे आगे की बातों को। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक की। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। हमने अपर रूप पढ़े थे पिछली क्लास में। अपर रूप यानी एलोट्रोप्स हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। क्या बताया था आपको कि भौतिक प्रकृति भिन्न भिन्न होगी एवं रासायनिक प्रकृति, या फिर हम ये कह लें कि जो संरचना होगी वो सेम होगी, है ना। संरचना में जो हम देखेंगे कि किस प्रकार की संरचना सेम होने का मतलब ये है कि जिस पदार्थ या फिर जिस तत्व से पदार्थ बना होगा वो दोनों ही कंडीशन में सेम होगा। दो पदार्थ हैं, पदार्थ एक और पदार्थ दो, दोनों की संरचना का जो मूल घटक होगा वो समान होगा, लेकिन जो संरचना होगी, संरचना का जो प्रकार होगा वो भिन्न भिन्न होगा। यानी इसे हम ये कह सकते हैं कि संरचना हम कैसे कहते हैं, किसी में कहते हैं संरचना को हम भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत देखते हैं। तो भौतिक गुणधर्म तो हमको भिन्न भिन्न दिखेंगे, भौतिक गुणधर्म हमको भिन्न भिन्न दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमको समानता है उसके जो रासायनिक जो स्वरूप है उसका वो एक तरीके से समान है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैंने आपको कार्बन के दो एलोट्रोप्स बताए थे पिछली क्लास में, जिसमें हमने देखा था हीरा एवं ग्रेफाइट को। और हीरे और ग्रेफाइट में हमने ये देखा था कि हीरा जहां एक बहुत ही चमकीला पदार्थ है, वहीं दूसरी और ग्रेफाइट एक डल, यानी कि उसमें उतनी चमक नहीं होती, ठीक है। तो आज हम इन अपर रूप के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, हमने इनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और इसमें आप लोग लिखेंगे हीरा तथा ग्रेफाइट, हीरा तथा ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। हीरा एंड ग्रेफाइट दोनों किससे बने हैं? कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। तो मतलब मूल रूप से उनके अंदर क्या है, कौन सा परमाणु है? कार्बन का परमाणु है मूल रूप से उनके अंदर, ठीक है। बट हीरे की अगर बात करें, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के ही अन्य चार परमाणुओं के साथ, कार्बन के अन्य चार परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, या फिर ऐसा कह लीजिए के साथ त्रिआयामी संरचना बनाता है।
त्रिआयामी संरचना के रूप में आबंध बनाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर जहां ग्रेफाइट को हम देखें तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट जानते हैं ना कहाँ मिलेगा आपको, हीरा तो आप जानते हो, हीरे के हम लोग क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, जेवर बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं ना। लेकिन ग्रेफाइट क्या आपको देखोगे, पेंसिल के हम पेंसिल जिससे लिखते हैं, पेंसिल की जो लेड होती है, पेंसिल का जो सिक्का होता है ना, वो ग्रेफाइट का बना होता है, ब्लैक कलर का जो होता है, काले रंग का है ना। तो ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कॉमा कार्बन के ही अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ, कितने, अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ कैसी व्यवस्था में होता है। ऊपर तो त्रिआयामी संरचना बनती हुई हमको दिख रही है, एक तलीय मतलब एक ही तल पर षटकोणीय यानी हेक्सागोनल, ठीक है, 6 कोण जिसमें होंगे, व्यूह के रूप में होता है। बात समझ में आ गई। तो बॉन्डिंग, मेन डिफरेंस जो है वो बॉन्डिंग का है। और भी डिफरेंसेस हैं। ग्रेफाइट हम देखते हैं, ग्रेफाइट में विद्युत का चालन संभव हो पाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है ना। जबकि कार्बन, हम ये मानते हैं कार्बन अधातु है, तो अधातुओं में विद्युत चालकता का गुण नहीं होता है ना। तो ये बात हमने धातु एवं अधातु के जो हमने अपवाद लिखे थे वहां पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी, ग्रेफाइट में विद्युत का चालन हो पाता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं संरचना के रूप में। तो संरचना के रूप में हीरे और ग्रेफाइट में हमको एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। वो अंतर क्या है बच्चों, वो अंतर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो अंतर ये है कि यहाँ पर 4 परमाणु होते हैं, कार्बन के परमाणु के साथ 4 कार्बन परमाणु और होते हैं, और त्रिआयामी संरचना होती है, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम कार्बन के साथ देखते हैं 3 अन्य कार्बन परमाणु होते, 3 कार्बन परमाणुओं के साथ एक तलीय या फिर षटकोणीय व्यू के रूप में स्थित होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात को आपको नोट डाउन रखनी है, अपने दिमाग में भी रखनी है। ठीक हो गया। चलिए, यहां पर आप एक चीज और नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट में कि इनमें से एक कार्बन द्विआबंध बनाता है। द्विआबंध मतलब डबल बॉन्ड, हमने देखा था, द्विआबंध बनाता है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, तो इसको चारों तरफ 4 कार्बन चाहिए। तो ऊपर वाली कंडीशन में तो हमने लिखा हुआ है अन्य 4 कार्बन परमाणु, यहाँ तो संयोजकता पूरी हो रही है। लेकिन नीचे हमने क्या लिखा है, नीचे हमने ये लिखा है कि 3 कार्बन परमाणु। तो 3 कार्बन परमाणु कैसे होते हैं, एक कार्बन परमाणु इनमें से ऐसा होता है, देखो एक कार्बन परमाणु तो डबल बॉन्ड के फॉर्म में होगा, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमको संरचना देखने को मिलती है किसमें, ग्रेफाइट में। बात समझ में आ गई। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस लिख लेते हैं। ये तो मेन बात हो गई, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ये बात सबको याद रहनी चाहिए कि हीरे की जो संरचना है वो
उसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ 3D स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जबकि ग्रेफाइट में हमें देखेंगे एक कार्बन परमाणु और उसके साथ 3 अन्य कार्बन परमाणु होते हैं, और ये एक सरफेस एक तलीय में होता है, षटकोणीय व्यू के रूप में स्थित होता है। ठीक है ना, इनमें से एक कार्बन जो है द्विआबंध के रूप में रहेगा, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अब हम कर रहे हैं कुछ डिफरेंसेस इनके बीच में। ठीक है, तो फटाफट से एक वो कॉलम बना दीजिए, टेबल बना दीजिए जैसी हम बनाते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे क्या, एक तरफ हम लिखेंगे हीरा और दूसरी तरफ लिखेंगे ग्रेफाइट। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और बनाइए टेबल को। देखिए टेबल वगैरह बनाने का मेरा मकसद ये होता है कि एग्जाम में आपको इसी तरीके से नोट डाउन करके आनी है चीजें, है ना। तो इसीलिए टेबल वगैरह आपको बनानी सिखाई जाती है। यहाँ पर एक तरफ आप लिखिए हीरा, और दूसरी तरफ आप लिखिए ग्रेफाइट। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हीरे में अगर नंबर 1 पॉइंट लिखें तो हम ये लिखेंगे, हीरा जो है सबसे पहली बात, अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ, अब तक ज्ञात हार्डेस्ट सब्सटेंस। हीरा क्या है, अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ग्रेफाइट के लिए, तो ये कठोर नहीं होता। ठीक है, ये कठोर नहीं होता। अधातुओं का जो हमारा अधातुओं का गुण क्या होता है, अधातुओं का गुण ये होता है कि वो भंगुर होते हैं, अगर उनको हथौड़े से पीटा जाए तो चूर चूर जाते हैं, ये गुण ग्रेफाइट में होता है। ठीक है, ग्रेफाइट अधातुओं का ये वाला गुण फॉलो करता है। तो आप लिखेंगे ग्रेफाइट का जो गुण है वो ये है कि ग्रेफाइट चिकना होता है एवं फिसलनशील होता है। ठीक हो गया, 1 पॉइंट दोनों में कवर हो गया। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम ये देखते हैं कि जो हीरा है वो चमकदार होता है ना, और ग्रेफाइट जो है उसमें चमक नहीं होती। इसमें चमक होती है, जबकि यह डल, यह चमकीला नहीं होता। चमकीला नहीं, इंग्लिश में हम एक वर्ड यूज करते हैं डल। ठीक है, तो ये डल होता है ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे, विद्युत का सुचालक। तो हमारा जो ग्रेफाइट है मैंने आपको बताया ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक नहीं, कौन, हीरा। और ग्रेफाइट में अगर बात करें विद्युत का सुचालक है। ठीक हो गया। फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करें, फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करें तो आप इसमें यूजेज लिख सकते हो, है ना। कहां पर उपस्थित होता है ना, ये कहां पर उपस्थित होता है हम लोग देखते हैं इसे, ये ज्वेलरीज में, है ना, ज्वेलरीज, आभूषण एवं
साज सज्जा में, अंगूठी वगैरह बनाते हैं इसकी। जबकि हम दूसरी तरफ देखें तो ग्रेफाइट जो है पेंसिल की काली, पेंसिल की जो काली निब होती है, निब है ना, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। चलिए, तो ये कुछ डिफरेंसेस के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ठीक है। एक में आप इसका जो संरचना वाला हमने बना रखा है, संरचना वाला, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, संरचना वाला पॉइंट, ठीक हो गया। चलिए, अब एक और हमारे पास एक और अपर रूप उपलब्ध है, ठीक है। वहां पर इसका एक नाम है और इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बारे में ज्यादा क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज अंडर अभी स्टडीड है और अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है, अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हुई है, प्रयोग चल रहे हैं। जब सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी तो हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन आपको जो है इतना जानना है इसके बारे में कि फुलेरिन जो है ये कार्बन के अपर रूप का नया वर्ग है। कार्बन के अपर रूप का ये नया वर्ग है, ठीक हो गया। और या फिर ये कह लीजिए कि अन्य वर्ग है। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमने इसमें एक कार्बन का अपर रूप हमने देखा था C60, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है, C60, कार्बन 60। तो इसमें 60 कार्बन के परमाणु होते हैं एक साथ, है ना। कार्बन के जो परमाणु होते हैं, कार्बन के परमाणु, देखिए यहां से कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको लिखवा रहा हूं फुटबॉल के रूप में। कैसे, जैसे फुटबॉल आपने देखी होगी ना, तो फुटबॉल में जो पट्टियां लगी होती हैं ऊपर, है ना, हेक्सागोनल टाइप की, उसके रूप में हम ये देखते हैं कि C60 में कार्बन के परमाणु व्यवस्थित होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसका जो नाम है, हमने इन्हें एक नाम भी दिया है और इसका जो नाम हम कहते हैं वो है बकमिंस्टर फुलेरिन। बकमिंस्टर फुलेरिन जो है एक साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्ट थे हमारे, अमेरिकन आर्किटेक्ट, उनके नाम पर दिया। उन्होंने एक डिजाइन तैयार किया था जो कि इस कार्बन 60 के डिजाइन से मिलता जुलता था, तो उनके नाम पर हमने इनका नाम रख दिया और फ्लोरीन इसको कहा। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है वो ये है कि कार्बन की जो प्रकृति है, सर्वतोमुखी प्रकृति है, उसके अंतर्गत क्या क्या बातें आने वाली हैं, उसके अंडर हमको क्या क्या चीजें कवर अप करनी है। देखिए, कार्बन, अब हम ये बात समझ चुके हैं कि कार्बन जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में अपने यौगिक बनाता है और इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम ये बात समझ चुके हैं कि क्यों आवश्यकता हमको एक अलग से चैप्टर बनाने की पड़ी कि जिसमें हम कार्बन को अलग से पढ़ें। और आप यकीन मानिए कि जब आप 11वीं क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको केमिस्ट्री भी 2 पार्ट में मिलेगी, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन अभी आपके पास पूरा एक चैप्टर है कार्बन का, आगे जाकर पूरी एक किताब होगी और आगे जाकर पूरा एक कोर्स आपका कार्बनिक रसायन के ऊपर ही होगा। तो सोच के देखिए कि कितनी सारी बातें इसके अंतर्गत होंगी और कितने सारा नॉलेज जो है इससे रिलेटेड है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कार्बन का नेचर है, वो कार्बन की जो प्रकृति है उसे हम कहते हैं सर्वतोमुखी। सर्वतोमुखी किसकी, कार्बन की। तो ये क्या है, देखिए कार्बन के जो 2 गुण हैं, हमने कारण ढूंढने की कोशिश करी तो कार्बन के जो 2 गुण हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन के इतनी बड़ी मात्रा में यौगिकों के निर्माण के लिए, ठीक है। नंबर 1 है
चतुसंयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी, और नंबर 2 है श्रृंखलन, श्रृंखलन यानी सीरीज फॉर्मेशन। नंबर 2 है श्रृंखलन यानी कैटेनेशन। ठीक हो गया। तो कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी हो गई और चतुसंयोजकता एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना। अब इनके अंतर्गत क्या क्या बातें होती हैं। तो कार्बन में हमने देखा कि कार्बन की जो संयोजकता है, संयोजकता कोश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हमने देखा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, और 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐसे फिल करते हैं 2,4। तो ये आउटर मोस्ट शेल में हमने बात करी थी अपने प्रीवियस क्लास में कि इसको 4 इलेक्ट्रॉनों को या तो पेयर अप करना है या फिर डोनेट करना है ना। बट हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध के कारण क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेंगे, लेकिन जो दूसरा जो परमाणु होगा, दूसरा जो तत्व का परमाणु होगा, उसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये साझेदारी कर लेगा। मतलब इसके 4 परमाणु भी इसके पास ही रहेंगे, और जो दूसरा तत्व आएगा उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन, उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इसके साथ साझेदारी कर लेंगे, यानी कि कंट्रीब्यूशन कर देंगे, और यहाँ पर कार्बन की संयोजकता जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है कार्बन की चतुसंयोजकता। इसके कारण, इस गुण के कारण, ये अगर संयोजकता 1 होती, 2 होती, 3 होती, तो सपोज अगर संयोजकता 1 है तो वो ऐसे तत्वों को, ऐसे परमाणुओं को ढूंढेगा जिनकी संयोजकता, जिनको एक संयोजकता चाहिए, या फिर जिनसे वो एक संयोजकता, अगर संयोजकता 1 है मतलब संयोजी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। जैसे सोडियम का है तो स्पष्ट बात है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, आसान सी बात है ना। लेकिन अगर संयोजकता 4 है तो इसके पास 4 बॉन्ड, जितने देखो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजकता कोश में, उतने आबंध बनने की वो होगी, उतने आबंध बनने की पॉसिबिलिटी होगी, उतने आबंध बनने की आशंका होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजकता कोश में स्थित हैं, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 आबंध बना सकते हैं। मतलब एक ही बार में एक संयोजकता वाले 4 तत्वों के साथ, 4 तत्वों के परमाणुओं के साथ ये साझेदारी कर सकता है। ठीक है। तो ये गुण हो गया इसका चतुसंयोजकता। और श्रृंखलन के गुण में क्या करता है, कार्बन जो है अपने साथ ही कार्बन कार्बन मिल करके एक लंबी सीरीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसके कारण हम ये देखते हैं कि कार्बन का जो नेचर है वो एक तरीके से वर्सेटाइल हो जाता है, यानी कि उसका जो बॉन्डिंग का जो नेचर है वो वर्सेटाइल हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।